आइए दोस्तों, तो अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में आगे बढ़ते हैं और जो हमारा पहला अदर के अंदर पहला आता है वो है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सर ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी चर्चा हमने पीछे भी कई बार की हुई है, जिसके अंदर हम कई एग्जांपल्स में ये लेके चलते थे कि जो भी हमारा बिजनेस है, जो भी एक इंडिविजुअल अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, उसका जो बिजनेस है और वो ये दोनों के दोनों क्या माने जाते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती है। मतलब कि इस बिजनेस के अंदर इसके प्रोप्राइटर को, इसके मालिक को भी एक तरीके से आउटसाइडर कहा जाता है और जो भी पैसा ये इसमें लगाता है उसको हम कैपिटल का नाम देते हैं, विड्रॉ करता है तो ड्रॉइंग का नाम देते हैं, एक जस्ट आउटसाइडर की तरह ट्रीट करते हैं। जो भी पैसा इसने इसमें लगाया है वो कैपिटल है और वो कैपिटल एक प्रकार की क्या है, लाइबिलिटी है, जिसको हम एक्सटर्नल लाइबिलिटी ना बोल के क्या बोलते थे, इंटरनल लाइबिलिटी। और जो ऑनर के अलावा बाकी लोग पैसा लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है सर, तो बस यही कॉन्सेप्ट है कि भैया आपको जो है इस व्यक्ति को, जो उसका मालिक है और जो वो एंटिटी है, इन दोनों को क्या मान के चलना है, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसे कहता है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, और कुछ खास इसके अंदर है नहीं। चलिए सर, तो दिस concept considers a business unit as a separate entity. Business and businessman are two separate entities. Business और जो businessman है दोनों अलग अलग हैं and all the business transactions are recorded in the books of accounts from the business point of view. अच्छा, कोई भी ये ना सोचे कि हम उस व्यक्ति की अकाउंटिंग करेंगे जो उसका मालिक है, ना ना ना, हम उस व्यक्ति की अकाउंटिंग नहीं करते हैं। हम किसकी अकाउंटिंग करते हैं, हम बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं। इसलिए सारी जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से की जा सकती है, बिजनेस के ही पॉइंट ऑफ व्यू से की जाएगी, उस प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं की जाएगी। This concept assumes that business has a distinct and separate entity from its owner. Therefore, business transactions are recorded in the books of accounts from the business point of view and not owner. ठीक है, क्यों? क्योंकि लीगल एंटिटी जो होगा वो आपका बिजनेस ही होगा। जो व्यक्ति है वो कोई लीगल एंटिटी नहीं है। आप किसी व्यक्ति का अकाउंटेंट नहीं हो, आप उसके एंटरप्राइज की, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, उस पर्टिकुलर एंटिटी की अकाउंटिंग करने बैठे हो, ना कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति की अकाउंटिंग। क्या इस प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। ये प्रोप्राइटर चाहे तो अपनी अकाउंटिंग भी करा सकता है, अपने बिजनेस की अकाउंटिंग भी करवा सकता है, बट इन जनरल जो हम एजम्पशन लेके चलते हैं वो क्या लेके चलते हैं कि हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, उस बिजनेस एंटिटी की अकाउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है सर, एग्जांपल के तौर पे देखिए, इफ ऑनर ब्रिंग्स 1 लाख रुपीज एज अ कैपिटल इन बिजनेस, इट इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू ऑनर। सीधी सी बात है, 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया, कैपिटल कहते हैं, लेकिन वो कैपिटल है कि अल्टीमेटली लाइबिलिटी के अंदर कवर होता है। सिमिलरली अगर वो 5,000 रुपए वहां से विड्रॉ कर लेता है किसी पर्सनल यूज के लिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, या तो ऑनर की कैपिटल से माइनस कर देते हैं, या फिर उसको कहते हैं कि जो बिजनेस की लाइबिलिटी है उससे माइनस हो गया, और उसी को हम ड्रॉइंग का नाम देते हैं। मतलब किसी ने लाख रुपए लगाए थे तो लाख रुपए की कैपिटल थी, वो 5,000 रुपए यहां से लेके चला गया, तो हम इसमें से 5,000 रुपए माइनस कर देंगे और क्या बोलेंगे, ड्राइंग। तो अब जो लाइबिलिटी है वो घट के कितनी की हो जाएगी, 95,000 रुपीज की। एज सिंपल एज दैट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था ये कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट आता है आपका डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट सर क्या कहता है, इस कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस होंगे उसका इंपैक्ट जो होगा वो डुअल क्रिएट होगा। ये भी हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको हम दो जगह रिकॉर्ड करके चलते हैं, उसको बोलते हैं हम डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आपको ये कह के चलता है कि भाई साहब अगर किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से कुछ डेबिट हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्रेडिट भी जरूर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ डेबिट हो। सिंगल एंट्री की हम बात करते थे तो वहां कहते थे कि वहां पे डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं लगता, लेकिन हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो कौन सी अकाउंटिंग करते हैं, हम करते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमारा लगता ही लगता है। एग्जांपल हमने इसका कुछ इस प्रकार से देखा था कि अगर आपने कोई बिल्डिंग परचेज की है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका बैंक जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बैंक माइनस हो जाएगा, और जो बिल्डिंग है वो क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्डिंग प्लस हो जाएगा। आपने कोई स्टॉक परचेज किया तो आपका कैश या बैंक में से पैसा चला जाएगा और स्टॉक जो है वो इतने से बढ़ जाएगा। तो मतलब इस तरीके से डुअल इंपैक्ट हर किसी चीज का यहां पे पड़ता है। ठीक है सर, दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो नोन एज इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट सिग्निफाइज दैट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट्स और एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। मतलब कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो कहां कहां इफेक्ट डालेगा, किसी ना किसी 2 अकाउंट में तो डालेगा। यहां पे सर लिखा है एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। क्या 2 से ज्यादा में भी डाल सकता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल जा सकता है। कैसे कि आपने सपोज कीजिए एक बिल्डिंग खरीदी है 1 लाख रुपए की, जिसके लिए आपने कैश लगाया 10,000 रुपए और बैंक से पैसे निकाले 90,000 रुपए। तो क्या 1 से ज्यादा हो गया? बिल्कुल हो गया। बिल्डिंग में 1 लाख ऐड होगा, बैंक से 90,000 माइनस होगा और कैश से 10,000 माइनस होगा। तो कुल मिला के यहाँ आपके 3 इंपैक्ट क्रिएट हुए। तो 2 इंपैक्ट तो मिनिमम है, 2 से ज्यादा इंपैक्ट आपके क्रिएट
हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको एक और कॉन्सेप्ट का नाम दिया जा रहा है इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट ऑल्दो हम आगे चल के पढ़ेंगे, दोनों मोर और लेस सेम ही होते हैं, बट दोनों डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के नाम से जाने जाते हैं, बट दोनों सिमिलर हैं। नाम दो अलग हैं, बट दोनों का जो इफेक्ट है, दोनों की जो मीनिंग है वो सेम है कि इक्विवेलेंस करके चलना है। इक्विवेलेंस का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये 1 लाख है और ये 90 और 10 को जोड़ा तो ये भी 1 लाख हो गया, तो इस तरीके से ये आपस में हमेशा बराबर रहेंगे। बराबर मतलब हमेशा इक्विवेलेंट होके चलेंगे। जो इंपैक्ट होगा ओवरऑल डेबिट का और क्रेडिट का वो हमेशा इक्वल रहेगा, मतलब जितना डेबिट होगा आपका क्रेडिट भी उतना ही होके चलेगा। ठीक है सर। दिस कॉन्सेप्ट इज इन फैक्ट द बेस ऑन विच डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज बेस्ड। डबल एंट्री सिस्टम पे काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी डेबिट हैज अ कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। जितने भी डेबिट होंगे उसका करस्पॉन्डिंग क्रेडिट आपका जरूर होके चलेगा। दिस कॉन्सेप्ट प्रोवाइड्स द वेरी बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इट स्टेट्स दैट एवरी ट्रांजैक्शन एंटर्ड इन बुक्स हैज 2 एस्पेक्ट। जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसके 2 एस्पेक्ट आपके होंगे। एग्जांपल के तौर पे एक किसी व्यक्ति ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लेके आया 50,000 रुपए, तो इस केस में क्या होगा, इस ट्रांजैक्शन में बेसिकली क्या होगा कि आपका एसेट जो होगा वो कैश से बढ़ जाएगा और लाइबिलिटी जो होगी वो कैपिटल के नाम से आपकी बढ़ जाएगी। मतलब यहां पे डुअल इंपैक्ट क्या हुआ कि किसी ने अगर 50,000 रुपए बिजनेस में लगाए, किसी व्यक्ति ने अगर इन्वेस्ट किया 50,000 रुपए बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस के पास 2 चीजें आई, एक तो कैश आया और दूसरा कैपिटल आया। तो कैश भी बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगा। कैश जो है वो किसके अंदर आता है, कैश आता है आपका एसेट्स में, और कैपिटल किसके अंदर आता है, कैपिटल किसके अंदर आता है, ये आता है लाइबिलिटी में। तो कैश भी बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया, मतलब एसेट भी बढ़ गया और लाइबिलिटी बढ़ गया। 2 इंपैक्ट आपका यहाँ पे पड़ गया। दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो नोन एज डुअलिटी प्रिंसिपल। ये इसके सिनोनिम्स है। कई बार आपको क्वेश्चन में इस तरीके से नाम दिए जाएंगे तो आपको बस पहचान लेना है कि भाई साहब इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट कहा जाए वो भी डुअल एस्पेक्ट है, डुअलिटी प्रिंसिपल कहा जाए वो भी आपका डुअल एस्पेक्ट है। दिस प्रिंसिपल इज कॉमनली एक्सप्रेस इन फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशंस गिवन बिलो। ये इक्वेशंस में हमने देखा हुआ है कि इस इक्वेशन में जनरली डिपेक्ट किया जाता है कि आपका जैसे जो ऊपर की ट्रांजैक्शन हुई उस ट्रांजैक्शन को अगर आप इस इक्वेशन में लेके आओगे तो आप कैसे लेके आ सकते हो। आप कह सकते हो कि कैश बढ़ा कितने से, सपोज 10,000 रुपए से, और कैपिटल बढ़ा कितने से, 10,000 रुपए से। लाइबिलिटी की कुछ बात ही नहीं हुई तो इक्वल चल रहा है, 10,000 इक्वल टू 10,000। तो इस तरीके से आपका ये डिपिक्ट होता है इक्वेशन फॉर्म में, जिसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं। तो ये हमेशा टैली होके चलेगा हमारा। दिस इक्वेशन स्टेट दैट एसेट ऑफ द बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू क्लेम ऑफ ऑनर्स एंड आउटसाइडर्स। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि एसेट जो होगा वो हमेशा जो आउटसाइडर का क्लेम है और जो इनसाइडर का क्लेम है, मतलब कैपिटल और लाइबिलिटी, इन दोनों के क्लेम के हमेशा बराबर ही होगा। ठीक है सर। बाकी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का पूरा चैप्टर है जिसके अंदर हम इसी इक्वेशन की ऐसी तैसी करेंगे, कदम कदम पे बहुत सारे इसके सवाल करेंगे, तो कोई टेंशन लेना नहीं इसके ऊपर। समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। थोड़ा कम आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। सर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भैया एक बिजनेस में हमने कहा कि गोइंग कंसर्न में चलता है, उसकी लॉन्ग लाइफ होती है। लॉन्ग लाइफ मतलब कि वो इनडेफिनेटली हमारा जो बिजनेस कंसर्न है वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। तो अगर कोई भी हमारी एंटिटी हमेशा चलती रहेगी तो उसका अगर आपको प्रॉफिट आइडेंटिफाई करना होगा तो वो तो तभी पता लगेगा कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया और जब आपने बिजनेस को क्लोज किया। अब आपने जब बिजनेस को क्लोज कर दिया तब आप बोलोगे भाई साहब स्टार्ट किया था और क्लोज किया था, आओ इसका हिसाब करते हैं और बताते हैं कि हमने कितना प्रॉफिट या हमें कितना लॉस हुआ है। लेकिन मुद्दा क्या है कि जब इस टाइम पे जब आपने बिजनेस बंद कर दिया और तब आप हिसाब करने बैठो, सपोज आपका ये बिजनेस 50 साल चढ़ा और आप इस 50 साल का हिसाब जो है वो एक दिन बैठ के करते हो, तो उस केस में आप अगर इसका हिसाब कर भी लोगे, आपको कुछ प्रॉफिट लॉस या कुछ डिस्क्रिपेंसी पता भी लगती है, तो आप उसके लिए करेक्टिव मोड्स क्या कर पाओगे, कुछ भी नहीं। आपको अगर कोई करेक्टिव स्टेप्स लेने हैं तो आप कुछ ले पाओगे क्या, कुछ नहीं ले पाओगे। रीजन बीइंग क्योंकि आपका बिजनेस जो है वो क्लोज हो चुका है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो बिजनेस का ऑनर है उसको जानना चाहिए एक रीजनेबल टाइम इंटरवल के बीच बीच में कि इस पीरियड में उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, उसका प्रॉफिट कैसा रहा है, उसका लॉस कैसा रहा है, ताकि वो ये जज कर पाए कि जो उसकी एक्टिविटीज हैं वो उसके अनुसार चल रही है कि नहीं चल रही, कहीं वो गलतियां तो नहीं कर रहा है। उस टाइप की आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी होता है एक रीजनेबल टाइम इंटरवल के ऊपर। तो इसलिए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट यहां पे आता है, जो कि कहता है क्या कि आपको अपने बिजनेस की लाइफ को तोड़ देना है, उसको ब्रेक कर देना है एक जस्टिफाइबल अकाउंटिंग पीरियड के बीच में, जो कि जनरली कितने का होता है, 1 साल का होता है। कितने का होता है, 1 साल का होता है, 12 महीने का होता है। और ये 12 महीने आपके 2 कैटेगरी के हो सकते हैं, या तो वो होगा कैलेंडर मंथ, या तो होगा वो कैलेंडर मंथ, या तो होगा वो आपका अकाउंटिंग ईयर, या तो होगा कैलेंडर ईयर या तो होगा अकाउंटिंग ईयर। कैलेंडर ईयर आपका शुरू होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, जो आप कैलेंडर्स में देखते हो, और अकाउंटिंग ईयर आपका शुरू होता है 1 अप्रैल से
1 अप्रैल से 31 मार्च। अब अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट आपको क्या कहता है कि भैया हम तो क्या मानेंगे कि आप कौन सा ईयर फॉलो कर रहे हो, ये वाला फॉलो कर रहे हो 1 अप्रैल से 31 मार्च। हाउएवर कोई कैलेंडर ईयर चाहे तो फॉलो कर सकता है, लेकिन सेम थिंग कि उसको वहां पे डिस्क्लोज करके चलना पड़ेगा। ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आती है। जो कुछ लॉज हैं वो लॉज भी आपके कौन से साल फॉलो करते हैं, वो लॉज आपके अकाउंटिंग ईयर फॉलो करते हैं। जैसे कि आपका इनकम टैक्स लॉ, अगर इनकम टैक्स लॉ की बात करें तो इनकम टैक्स जो है वो आपका अकाउंटिंग ईयर फॉलो करता है। वो कहता है कि आप जो टैक्स भरोगे वो भरोगे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच का। जैसे कि 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 26 के बीच में आपने जो भी कमाया, जो भी आपकी इनकम है, उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो इसलिए भी हम अकाउंटिंग में कहते हैं कि यार हमारा जो लॉ है, जो हमारा इनकम टैक्स है, वो भी कह रहा है कि ये वाला फॉलो करो 1 अप्रैल से 31 मार्च। और अकाउंटिंग में इन जनरल ये कहता है, तो इसलिए जनरली बिजनेस इंटरप्राइजेस इसी साल को फॉलो करके चलते हैं। हाउएवर आप चाहो तो अलग कर सकते हो, बट आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बट द पॉइंट इज कि आपका जो बिजनेस होगा उसकी जो पीरियड होगी जिसमें आप उसको तोड़ रहे हो, वो मिनिमम कितने का होगा, 12 मंथ्स का होगा। इसकी और भी कुछ नेसेसिटी आती है, जैसे कि आपको अगर पता हो ना पता हो कि कुछ जो बड़ी कंपनियां होती हैं जिसको हम बोलते हैं लिमिटेड कंपनीज। लिमिटेड कंपनीज का मतलब क्या है कि जो लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में, जो लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में, उनको अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हर 3 महीने पे करनी पड़ती है। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा बोलता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ऐसा बोलता है कौन? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट और सेबी ऐसा कहते हैं कि अगर आपकी जो शेयर्स हैं, जो आपकी कंपनी के शेयर्स हैं, वो आपने लिस्ट करा रखे हैं कहां पे, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, आप पब्लिक इशू करते हो, आप पब्लिकली शेयर इशू करते हो, आपकी जो कंपनी है वो लिमिटेड कंपनी है, उस केस में आपको अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो हैं वो हर 3 महीने पे शो करने पड़ेंगे। हर 3 महीने पे आपको उसको शो करना पड़ेगा। तो उस केस में इनका अकाउंटिंग पीरियड क्या हो जाएगा, 3 महीने का हो जाएगा। मतलब कि आपका 12 महीने का हो सकता है, ये तो है ही है, आपको अकाउंटिंग तो 12 महीने की करनी है। लेकिन अगर किसी जगह पे, किसी लॉ के अंदर अगर कंप्लायंस आती है कि उसको 3 महीने का रिपोर्ट करो या 6 महीने का रिपोर्ट करो, तो आप वो भी कर सकते हो। वो तो आपको स्टैच्यूटरी करना ही पड़ेगा। लेकिन जो आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करोगे, वो कैसे क्लोज करोगे, 12 महीने पे तो करोगे ही करोगे। कोई ऐसा बोले कि साहब 16 महीने पे करे चलेगा क्या? नहीं चलेगा। कोई बोले 24 महीने पे चलेगा क्या? नहीं चलेगा। कोई बोले 6 महीने पे चलेगा क्या? नहीं चलेगा। कोई बोले 3 महीने पे चलेगा क्या? नहीं चलेगा, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड अंडर एनी लॉ। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड अंडर एनी लॉ। 3 महीने का मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक लॉ के अंदर डिफाइंड है। बट इन जनरल आपसे अगर सीधा सीधा पूछा जाए तो आप क्या बोलते हो, 12 महीने। ठीक है सर, ये बात भी अपने को समझ में आ गई। इसमें ऐसा कुछ रीड करने जैसा है नहीं। अगला आते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे। सर कॉस्ट कॉन्सेप्ट को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आपने कोई भी एसेट परचेज किया है, तो एसेट को परचेज करने के लिए आपने जो भी पेमेंट करी, जो भी आपने पैसे पे किए, जो भी आपको कॉस्ट पड़ी है उसको खरीदने के लिए, उसको लेके आने के लिए और उसको इंस्टॉल करने के लिए, उस अमाउंट को आप उस एसेट के आगे लिखते हो। मतलब उस एसेट के नाम पे आप उतना अमाउंट चढ़ा देते हो। एग्जांपल हमने देखा था कि अगर हमने कोई 10 लाख की मशीनरी खरीदी है, इसको लाने में और इंस्टॉल करने में 1 लाख रुपए खर्च हो गए, तो आपकी मशीनरी की वैल्यू कितनी आती है, 11 लाख रुपए आती है। और इसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितने का लिखते हैं, 11 लाख रुपए का लिख के चलते हैं। दिस इज योर कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसमें हमने देखा था गोइंग कंसर्न के अंदर वाली बात, कि गोइंग कंसर्न में आपको ये बात कहता है कि आप अपने एसेट्स को कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे लिखोगे। अगर गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं हो रहा है तो उस केस में आपको एसेट्स को किस पे लिखना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू पे। और आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट वहां पे आपका अप्लाई नहीं होगा। इसलिए एप्लीकेबिलिटी ऑफ गोइंग कंसर्न इज इंपॉर्टेंट। गोइंग कंसर्न एप्लीकेबल होगा तो ही जाके आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी एप्लीकेबल हो पाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है। क्या एसेट की वैल्यू हर सूरत में 11 लाख रुपए की रहेगी? हाँ जी, एसेट की वैल्यू 11 लाख की रहेगी। मार्केट इसकी 1 लाख रुपए की हो जाए चाहे 50 लाख रुपए की हो जाए, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी एसेट जो है वो 11 लाख रुपए की अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाई देगी। इसमें से सिर्फ आप एक चीज लेस करते हो हर साल, जिसको हम नाम देते हैं किसका, डेप्रीशिएशन का। मतलब जो एसेट्स आपकी बुक्स में रिकॉर्ड होता है वो होता है कॉस्ट माइनस डेप्रीशिएशन। जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैरी करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है सर, आइए फटाफट से रीड मारते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑल फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट कॉस्ट, दैट इज द प्राइस पेड टू एक्वायर देम। जो भी पैसा आपने दिया उसको एक्वायर करने के लिए। एनी सब्सिक्वेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू विल नॉट बी शोन इन द रिकॉर्ड्स एक्सेप्ट द डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट्स। मतलब कि कोई भी इंक्रीज डिक्रीज आपकी मार्केट वैल्यू में हो जाए, कोई भी चेंज आ जाए, उसको आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट द डेप्रिसिएशन ऑफ दीज एसेट्स। उन एसेट्स की डेप्रिसिएशन होगी, सिर्फ उसी के लिए आप उसको रिड्यूस करोगे, बाकी रिड्यूस नहीं करोगे। इन सब्सिक्वेंट ईयर्स देयरफॉर फिक्स्ड एसेट्स आर शोन एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन देम अप टू डेट।
ठीक है सर। कॉन्टिन्यूअस चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट्स विल अल्टीमेटली एलिमिनेट द एसेट फ्रॉम द बुक्स, मतलब कि आपकी जो एसेट की वैल्यू है वो है 10 लाख रुपए, और जब आप कंटिन्यूअसली लेट से इसमें से 1 लाख रुपए हर साल माइनस करते हुए चलोगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, मतलब आपका एसेट जो है वो पूरा का पूरा एलिमिनेट हो जाएगा और सारा का सारा उसका 10 लाख रुपए का अमाउंट डेप्रिसिएशन की फॉर्म में कहां जा चुका होगा, पीएनएल अकाउंट में, मतलब खर्चे के रूप में वो आप लिख चुके होगे इन फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। हर साल 1-1 लाख रुपए करके 10 साल में आपका पीएनएल में 10 लाख रुपए चला जा चुका है ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ, दैट इज 10 ईयर्स। ठीक है सर। According to this concept, all assets are recorded in the books of accounts at the purchase price, which includes the purchase price, cost of acquisition, transportation and installation। मतलब कि हमने एक वर्ड देखा था put to use, जब तक वो एसेट आपके यूज में नहीं आ रहा है तब तक आपने उसमें जितने भी खर्चे कर डाले उसको चालू करने के लिए, उस एसेट्स को स्टार्ट करने के लिए, प्रोडक्शन में यूज करने के लिए, तब तक के सारे खर्चे आपके कॉस्ट माने जाते हैं, उस पर्टिकुलर एसेट के ही कॉस्ट में रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है सर। नाउ फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एसेट परचेज फॉर 1 लाख रुपीज स्पेंड के 10,000 रुपए इंस्टॉलेशन में, तो उसकी कॉस्ट क्या मानी जाती है, 1,10,000 रुपए। दिस कॉन्सेप्ट इज हिस्टोरिकल इन नेचर, इसलिए इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ मशीन परचेज फॉर 75,000, परचेज और एक्विजिशन प्राइस विल रिमेन सेम फॉर ऑल ईयर्स टू केम, मतलब कि आने वाले सभी सालों में इसकी जो प्राइस रहेगी वो यही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। मार्केट वैल्यू चाहे चेंज हो जाए या ना हो, उससे फर्क हमें नहीं पड़ता। मेन लिमिटेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज दैट इट डज नॉट शो द ट्रू वैल्यू ऑफ द एसेट्स, मे लीड टू हिडन प्रॉफिट्स। अब इसका सर मतलब क्या हुआ कि आपकी एसेट की ट्रू वैल्यू आपको शो नहीं कर रहा है। सपोज कि ये आपकी एसेट जो थी वो 75,000 रुपए की थी, ठीक है। अब एसेट आपका ये हो गया सपोज 1 लाख रुपए का, तो आपको यहां पे क्या 25,000 रुपए का फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है। बट आपने कसम खा रखी है कि आपने अगर 75 का खरीदा है तो आप 75 का ही लिखोगे, 75 का ही अगर लिखोगे तो उस केस में आपको ये प्रॉफिट यहां पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसी का उल्टा हो सकता है कि ये 75,000 की मशीन आज के केस में 5,000 रुपए की हो गई है, मतलब यहां पे आपको लॉस है कितने का, 70,000 रुपए का, लेकिन इस लॉस को भी आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। अगर लॉस को रिकॉर्ड नहीं करोगे तो मतलब आपका जो प्रॉफिट वहां पे दिख रहा है, जो प्रॉफिट शो हो रहा है वो गलत है, उसमें 70,000 रुपए माइनस होने चाहिए, क्योंकि मार्केट वैल्यू इसकी बहुत खत्म हो चुकी है। तो ये कुछ इसके लिमिटेशंस होती है कि आप ट्रू वैल्यू नहीं दिखाते, तो इस वजह से आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस रिफ्लेक्ट होते हैं वो आपके एक्चुअल रिफ्लेक्ट नहीं होते। दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन, बट ये कॉन्सेप्ट कहता यही है, इसलिए अपने को फॉलो यही करना पड़ता है। नाउ अगला आपका कॉन्सेप्ट आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हो। बचपन में आपने पढ़ा था क्या कि अकाउंट्स में आप सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो जिसको आप मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हो। अगर किसी ट्रांजैक्शन को आप मनी की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं, वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं और वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किए जाते। बहुत सिंपल सी बात थी, कुछ खास इसके अंदर नहीं है। एक बार देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ओनली दोस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको मनी टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। द नॉन फाइनेंशियल और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन डू नॉट फाइंड एनी प्लेस इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, आप उसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में गायब कर देते हो। मनी इज द कॉमन डेनोमिनेटर टू डिनोट द वैल्यू ऑफ द वेरियस एसेट्स टू डाइवर्स नेचर टू गिव अ मीनिंगफुल टोटल ऑफ दीज एसेट्स, मतलब कितने भी प्रकार के आपके एसेट्स हो उन सबको आप मनी फॉर्म में लिखते हो, उन सबका टोटल लगाते हो, तो आप कह सकते हो कि आपकी टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या है आपके बुक्स के अंदर। ठीक है सर। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लाइक अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, स्ट्राइक बाय द एम्प्लॉइज, इस टाइप की चीजों को आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हो। अनदर एस्पेक्ट is the record of transaction are to be kept not in physical unit but in monetary unit। मतलब क्या हुआ कि आपके पास 2 बिल्डिंग है, आपको उससे मतलब नहीं है, 15 कंप्यूटर है मतलब नहीं है, 20 टेबल है मतलब नहीं है, आप फिजिकल यूनिट काउंट नहीं करते हो। आप कहते हो इन सब की वैल्यू बता दो, 2 बिल्डिंग है कितने रुपए की, 15 कंप्यूटर है कितने रुपए का, 20 टेबल से कितने रुपए का, और इन सबको टोटल करके आप बोलते हो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर फिक्स्ड एसेट्स। तो दिस इज द क्वालिटी कि यहां पे आप न्यूमेरिकल यूनिट के अंदर, क्वांटिटी के अंदर बिलीव नहीं करते हो, उसकी मॉनेटरी वैल्यू में बिलीव करके चलते हो। सर लिमिटेशन क्या है इसकी? लिमिटेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज द वैल्यू ऑफ रुपीज डू नॉट रिमेन सेम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम as changes in the value of money is not reflected in the books does not reflect fair view of business affairs। अब सर इसका मतलब क्या है? ये बहुत गहरी बात कह गया। गहरी बात क्या है कि आपको पता है कि आपके पैसे की कीमत जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों सर? क्योंकि इन्फ्लेशन आता है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन आता है आपकी मनी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। इसको आप इस तरीके से समझोगे, और ये आप बहुत डिटेल में अपने इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में पढ़ोगे, जहां आप ये कहते हो कि आज आप
अगर 100 रुपए का कोई आइटम खरीद पा रहे हो तो आप आने वाले टाइम में वो आपको 100 रुपए में नहीं मिलेगा, क्योंकि मनी की वैल्यू कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, एक रजिस्टर जो है वो आज आपको 100 रुपए का मिलता है, आने वाले टाइम में उस रजिस्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 रुपए हो जाएगी। मतलब पैसा आपका कमजोर हो जाता है, उस पर्टिकुलर यूनिट को खरीदने के लिए पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है ड्यूरिंग दी पीरियड ऑफ, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि जो पुराने जमाने में 1 रुपए में कोई आइटम आ जाता था, वो आज के टाइम में 100 रुपए में भी हो सकता है ना मिले। ठीक है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि भैया आपने मनी में मेजर कर लिया, जैसे कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहता है कि आपने एक मशीन को रिकॉर्ड कर लिया। अब मशीन आपने रिकॉर्ड कर लिया सपोज 10 साल पहले, जिसकी कि आपकी वैल्यू दिखाई 1 लाख रुपए, लेकिन आज के टाइम पे 1 लाख रुपए ही 1 लाख रुपए नहीं रहा। 1 लाख रुपए जो है वो 1 लाख रुपए नहीं रहा। मतलब कि जो चीज आप 1 लाख रुपए की 10 साल पहले खरीद पाते थे सपोज 2015 में, वो आप 2025 में नहीं खरीद पाओगे। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन आ चुका है। तो इस टाइप की रीजनिंग से हम कह सकते हैं कि भैया ये जो हमारा बिजनेस अफेयर है, ये यहाँ पे ट्रू या फेयर व्यू यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करता, क्योंकि इस टाइप की चीजों को कंसीडर हमारे अकाउंट्स में नहीं किया जाता है। मैंने आपको बताया था लिमिटेशंस वो होते हैं जो कि आपको जबरदस्ती क्रिएट करने पड़ते हैं, और कोई भी कॉन्सेप्ट होगा तो उसके पीछे आप लिमिटेशंस चाहो तो बना सकते हो। लिमिटेशन इज काइंड ऑफ कमियां जो कि हम किसी पे भी निकाल सकते हैं, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। तो इसलिए काइंड ऑफ एक कॉन्सेप्ट है, एक नजरिया है। इस तरीके से देखें तो हम कह सकते हैं कि लिमिटेशंस है, आपको पता होना चाहिए, इसलिए इसको यहां पे इंक्लूड किया गया था। चलिए सर, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्यू मोर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अब बाकी बचे हुए को हम कवर करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।